चलिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे भारत का मध्यवर्ती मैदान, है ना। मध्यवर्ती मैदान जिसका कल मैंने आपको विशेषता बताया था, विशेषता और इसका निर्माण कैसे हुआ है ना। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने देखा था, इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण क्या हुआ था आपका, टर्जरी अंतिम काल से आपका पूरा होलोसिन काल तक इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है ना। और होलोसिन में लास्ट में अभी डेल्टा का निर्माण निरंतर जारी है। उसके बाद हमने देखा था प्लिस्टोसिन काल में क्या खादर खादर का निर्माण हुआ है, और भावर तराई एवं बांगर का निर्माण अंतिम टर्जियरी काल से लेकर कहां तक हुआ है, प्लिस्टोसिन काल तक हुआ है करके, है ना। चलिए, जब संरचनात्मक दृष्टि से इसको देखा जाए तो अब देखिएगा, मैं डायग्राम बना रहा हूं। इस डायग्राम को आपको बनाना है। कैसे बना रहे हैं इसको, थोड़ा सा ये करिएगा, है ना। देखिए, हम एक लकीर यहां से ऐसे ले रहे हैं, एक लकीर ऐसा ले लिए। इसी लकीर के ऊपर में यहां से पैरेलल एक लाइन खींचते जा रहे हैं, और यहीं पर से एक और लाइन खींच रहे हैं। देखिए, हम इसको कैसे बनाए हैं ना, सेम ऐसे ही बनाना है आप लोगों को। दो ऊपर भी लाइन खींचे हैं, फिर यहाँ से एक डिब्बा जैसा लेकर एक दो तीन खंड बनाए हैं, ये चौथा या पांचवा ऐसा टाइप का आपको बनाना है। बनाते चलिएगा साथ में, है ना। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ये आपका है, देखिए भावर। सबसे ऊपर वाला जो स्पेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, भावर। और इसमें हम थोड़ा सा ऐसा ऐसा बना रहे हैं। ये जो नीचे में है ये आपका है तराई, ये भी आपका बांगर है, ये भी आपका बांगर है, ये आपका खादर है। इसको बीच बीच में लिखिए। खादर, बांगर, ये भी आपका खादर है, और ये आपका डेल्टा है। ये जो आपका है ब्रह्मपुत्र का मैदान है।
ये आपका ऊपरी गंगा का मैदान है। ये आपका निचली गंगा का मैदान है। पंजाब हरियाणा का मैदान, प्लस राजस्थान का मैदान। यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, ऊंचाई लिख रहा हूं 300 मीटर। यहां पर मैं इस लाइन पे लिख रहा हूं 250 मीटर। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं 100 मीटर। ये 100 मीटर है। नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, फिर से अभी मैं बताऊंगा। 100 मीटर। ये आपका 25 मीटर। यहां पास आपका 75 मीटर। और ब्रह्मपुत्र का मैदान ये भी आपका 50 to 75 मीटर। चलिए सेम बनाइएगा, है ना। मैं फिर से आपको बता भी रहा हूं, आप लोग बनाते भी चलिएगा। सबसे पहले वाले को हम क्या लिखे, पंजाब हरियाणा का मैदान ऊपर तरफ, और नीचे तरफ क्या, राजस्थान का मैदान। ये ऊपरी गंगा का मैदान है, ऊपरी गंगा का मैदान, और ये निचली गंगा का मैदान है। ऊंचाई में यहाँ पर लिखा हूं ये 300 मीटर, यहाँ पर 250 मीटर, ये जो लिखा है 250 मीटर है। 100 मीटर लिखा हूं, 75 मीटर लिखा हूं, 25 मीटर लिखा हूं, और 50 to 75 मीटर लिखा हूं। ये आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये डेल्टा। संरचनात्मक दृष्टि देखें कौन कौन सी संरचना है, तो ये आपका खादर में है। ये वाला जो दिख रहा है ब्रह्मपुत्र का मैदान जो बोल रहे हैं, इसका जो है डेल्टा है। ये आपका खादर में आ रहा है, मतलब खादर दो जगह है, ये खादर है, ये खादर है। बांगर भी दो है, ये दोनों बांगर है। सबसे ऊपर वाला भावर है, और जस्ट उसके नीचे वाला जो सक्रिय पेटी है वो तराई है। यहां पर आप लिख लीजिएगा दिल्ली, यहां पर आप लिख लीजिएगा नीचे में इलाहाबाद, और यहां पर आप लिख लीजिएगा फरक्का। मध्यवर्ती मैदान जब भी एग्जाम में आएगा, कुछ नहीं, आप सिंपल सा डायग्राम बस 3-4 बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। 3-4 बार बनाकर बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यही है आपका मध्यवर्ती मैदान का भाग। बना लिए जी। बन गया होगा तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। सबका बन गया, एक ने कंफर्मेशन दे दिया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज और बना देंगे, ढाल की बात होगी। ठीक है, ढाल किधर इसका ढाल है, तो ये वाला जो पंजाब हरियाणा मैदान है, राजस्थान का मैदान, इसका ढाल ना
ऊपर से नीचे है ऐसे, ठीक। उसी में देखो लाइन खींच दिया, किसके लिए खींचा, इसके लिए, पंजाब हरियाणा पहला वाला जो बांगर क्षेत्र है, ठीक। ऊपर से नीचे, ये जो ऊपरी गंगा का मैदान है और निचली गंगा का मैदान है, इसका ढाल ऐसे है, ठीक है जी। ढाल देख लीजिए, ऐसे बनाया। ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसका ढाल आपका ऐसे है और ये आपका ऐसे है। अब मैं बस एरो बनाया हूं, आप लोग वहां पर ना किसी भी एक में ऐसे करके ढाल लिख लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में रहे कि एरो क्या है करके। चलिए ठीक है, तो ढाल लिख लिए होंगे और बना लिए भी होंगे, जो नहीं बनाए होंगे वो ना एक स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा अपने पास, बाद में बना सकते हैं, है ना। थोड़ा बहुत जो बचा होगा तो चलो थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं क्या है ये, है। देखो हम पढ़ क्या रहा है, मध्य गंगा का मैदान, है ना। या इसको हम मध्य गंगा का मैदान नहीं बोलेंगे, इसको मध्य भारत का मैदान बोलेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ गंगा का मैदान नहीं आ रहा है, इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र प्लस सिंधु का मैदान आता है। ये सिंधु के द्वारा निर्मित है और ये आपका मुख्यतः गंगा अपवाह तंत्र और ये आपका ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के द्वारा निर्मित है। तो इसको सिर्फ हम लोग देखो मध्य गंगा का मैदान को केवल गंगा यमुना का मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान नहीं बोलेंगे। इसमें शामिल कौन कौन सा है, तो गंगा यमुना का मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा यमुना इसलिए बोलते हैं क्योंकि गंगा और यमुना की सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। या यमुना को ना बोलकर हम क्या बोलेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, तब ये पूरा पार्ट हो गया। और प्लस क्या, सिंधु का मैदान, ठीक है, तब ये कहलाएगा आपका पूरा मध्यवर्ती मैदान, ठीक है। तो हमने देखा है कि संरचनात्मक दृष्टि से मध्यवर्ती मैदानों को एक तो संरचना की दृष्टि से और प्लस उच्चावच की दृष्टि से, उच्चावच क्या बोला जाता है, उच्चावच एक शब्द होता है क्या, उच्चावच। तो इस उच्चावच का मतलब होता है सिंपल सा बात, जैसे कि आप किसी भूमि में हो, अब भूमि आप देख रहे हो कि ऐसा कोई आकृति है, मीन्स क्या, कहीं पर ऊंचा उठा हुआ है, कहीं पर नीचे झुका हुआ है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है। तो भूमि की जो ऊंचाई और निचाई होती है, ऊंचा उठा हुआ भाग, नीचे गिरा हुआ भाग, समतल भाग, इन सभी को सम्मिलित रूप से उच्चावच बोल दिया जाता है, सतह की उच्चावच। तो उच्चावच में ऊपर उठा हुआ विभाग शामिल होता है, नीचे झुका हुआ विभाग शामिल होता है, पठार है वो भी शामिल है, मतलब सभी शामिल है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, संरचना एवं उच्चावच की दृष्टि से, है ना। हालांकि ये क्या है, पूरा संपूर्ण मध्यवर्ती मैदान का भाग है, लेकिन संरचना एवं उच्चावच की दृष्टि से इनको निम्नलिखित 5 संरचना में बांटा जाता है। 5 संरचना का नाम कल मैं बता चुका हूं, यहाँ लिखा भी है, 5 संरचना में बांटा जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो है तो ये पूरा मैदान, लेकिन इसकी प्रकृति संरचना थोड़ी थोड़ी अलग है एक दूसरे से, इसलिए, है ना। और उच्चावच भी आप देख रहे हो, यहाँ 300 है, यहाँ 250 है, 100 है, यहाँ 75 है, यहाँ 25 से 75 है, यहाँ 25 है ना। तो ऊंचाई में भी क्या है, डिफरेंस है। तो इन दोनों के आधार पर इसको बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है आपका, भावर है। दूसरा आपका क्या है, तराई है। तीसरा आपका क्या है, बांगर है। चौथा आपका क्या है, खादर है। पांचवा आपका क्या है, डेल्टा है। ठीक, अब देखो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, भावर। तो आप एक बात समझिए, हिमालय जो है पर्वत, हिमालय से जितनी भी नदियां आ रही हैं, है ना, तो हिमालय से जब वो नदियां क्या होती है, जैसे ही सतह पर आती है, सतह पर मीन्स नीचे भूमि पर, मुख्य भूमि पर, समतल सतह पर, तो हिमालय की नदियां में देखो, हिमालय में देखो, कहीं भी आप देखे होंगे, सिंपल सी बात, आप नदी के किनारे जाओ, हिमालय की बात छोड़ दो, आप कहीं भी नदी के पास जाओ, आपको दिखेगा कई जगह नदी में आपको क्या दिखेंगे, कंकड़ पत्थर छोटे छोटे दिखेंगे, दिखते हैं। मीन्स क्या होता है, बालू जो होता है, रेत जो होता है या मिट्टी जो होती है, वो बह के आगे निकल जाती है और जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो रुकते चले जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा। ऐसे ही आप हिमालय से जैसे ही नीचे आओगे ना सतह पर, ये ऊपर शिवालिक हिमालय वाला पार्ट है, पूरा हिमालय चालू हो गया है, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय करके स्टार्ट हो चुका है। तो ये जस्ट हिमालय के नीचे एक सक्रिय पेटी के रूप में भावर संरचना पाई जाती है।
और यह संरचना मुख्यतः कंकड़ पत्थर युक्त संरचना है। मीन्स क्या, हिमालय से जो नदियां आती है नीचे, है ना, तो वो अपने साथ कटान कर रही है, तीव्र तली कटान कर रही है। तो हिमालय में जो छोटे मोटे पत्थर उसके क्षेत्र में आ रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, कटते हुए नीचे आते जा रहे हैं बहकर, और बहकर नीचे आकर वो कंकड़ पत्थर सभी क्या हो रहे हैं, जमते जाते हैं। तो एक सक्रिय पेटी के रूप में कंकड़ पत्थर युक्त संरचना पाई जाती है सबसे पहले। मीन्स क्या, जितने पत्थर ऊपर से आ रहे हैं, कंकड़ पत्थर छोटे छोटे ही सही, ये पूरा कंकड़ पत्थर सबसे पहले क्या होते हैं, सतह पे जमे हैं एक लेयर के रूप में, ऊपर से नीचे आओगे तो हम क्या बोले, हिमालय के दक्षिण में या शिवालिक हिमालय के दक्षिण में एक सक्रिय पेटी के रूप में कंकड़ पत्थर युक्त संरचना पाई जाती है, जिसे भावर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, भावर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सक्रिय पेटी के रूप में कंकड़ पत्थर युक्त संरचना। समझ में आ रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ मान लो ये हिमालय बना दिए, ठीक है, अब हिमालय से यहाँ से नदियां से बहा कर आ रहा है, तो भाई कंकड़ पत्थर भी तो रहता होगा ना, छोटा मोटा हर जगह रहता है। तो ये पूरा कंकड़ पत्थर सबसे पहले जैसे ही यहाँ आ रहा है सतह पे, तो ये सतह पे क्या हो रहा है, पहले अब वो तो नहीं बहेगा ना, कंकड़ पत्थर ऊपर था, ढलान था, इसलिए बह कर आ गया। अब नीचे समतल सतह पे थोड़ी बहेगा वो, तो क्या होता है, वही आकर यहाँ पर जमना चालू हो जाता है। तो यही जो जमा है सबसे पहला, इसी को क्या बोला जा रहा है, भावर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस भावर में क्या होता है, जैसे ही नदी आती है तो छोटी नदियों का जो होता है, छोटी नदी वो इस भावर संरचना में लुप्त हो जाती है। मतलब क्या है, जिस जो छोटी नदियां हैं जिनमें पानी कम बहता है, उसकी पानी इस कंकड़ पत्थर की संरचना युक्त जो संरचना है भावर, इसके नीचे चली जाती है, ऊपर से सतह में दिखाई नहीं पड़ती। इसी को आंतरिक आंतरिक प्रवाह बोलते हैं। एक शब्द हम बोल रहे हैं क्या, आंतरिक या आंतरिक भी बोलते हैं, आंतरिक और आंतरिक। तो इस संरचना में हम क्या बोल रहे हैं, जो छोटे नदियां होती हैं जिसमें कम पानी है, वह आकर क्या हो जाती है, भूमि के नीचे बहने लगती है, इस सतह के नीचे बहने लगती है, गायब हो जाती है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आंतरिक प्रवाह बोल रहे हैं। ठीक, अब देखो, ये नदियां की पानी इस संरचना को पार करके, भावर की संरचना को पार करके आगे बढ़ती है, तो मिट्टी वाला प्रदेश आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही वहां पर बाहर निकलती है मिट्टी वाले प्रदेश में, तो अचानक से बाहर आती है पानी, तो वहां पर क्या होता है, दलदल नुमा क्षेत्र निर्मित होता है। कौन सा नुमा, दलदल नुमा क्षेत्र। मतलब आंतरिक प्रवाह हो रहा है, मतलब आंतरिक प्रवाह हो रहा है। एक पानी नीचे यहाँ कंकड़ पत्थर तो संरचना में बह रही है, फिर सामने क्या आ गया, मिट्टी आ गया, तो इस मिट्टी में ऊपर आई अचानक से, तो क्या होता है, पानी फैल जाती है यहाँ पर, अचानक से सडनली पानी आंतरिक प्रवाह खत्म हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, पानी बाहर आ रहा है उस सतह से। तो वो वहां पर क्या होता है, पानी फैल जाता है, और फैलने की वजह से जम भी जाता है, और साथ में दलदल नुमा क्षेत्र निर्मित होता है। इसी दलदल युक्त क्षेत्र को बोला जा रहा है आपका क्या, तराई, जो जस्ट आपके भावर के नीचे एक सक्रिय पेटी के रूप में है। और मुख्य रूप से इसका विस्तार देखोगे तराई का भारत में, तो आपका नेपाल में है, और ऑल ओवर अगर देखोगे तो भूटान में है। सॉरी, मुख्य रूप से भारत में देखोगे तो बिहार में है, ऑल ओवर देखोगे तो नेपाल में है, तराई का क्षेत्र। आप सुनोगे तो तराई क्या है, तो ये दलदली युक्त क्षेत्र है, और इसका निर्माण क्यों हो रहा है, तो हिमालय की जो नदियां है उसका पानी अचानक से जब क्या होता है, भावर से निकलकर मुख्य भूमि पर आता है, कंकड़ युक्त संरचना से निकलकर मृदा युक्त सतह में आता है, तब क्या होता है, पानी फैलकर जम जाता है, जिससे दलदल युक्त संरचना निर्मित होती है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, तराई का नाम दे रहे हैं। क्लियर हुआ, तो भावर और तराई ये है। ठीक, अब इसी तराई में याद रखिएगा, इसी तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से जूट की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है, जूट की कृषि की जाती है, और वर्तमान में सरकार यहाँ पर चावल की कृषि को भी बढ़ावा दे रही है। तो ये जो तराई का क्षेत्र है, यहाँ पर दो नाम भी याद रखना है आपको, क्या, जूट की कृषि और चावल की कृषि। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, भावर और तराई हो गया, पहला भावर और दूसरा तराई। अब देखो, इसके बाद अगर देखें तो बांगर, खादर एवं डेल्टा, है ना, ये क्या है, पूर्णतः जलोढ़ मृदा युक्त संरचना है। बांगर, खादर और डेल्टा ये क्या है, जलोढ़ मृदा युक्त संरचना है। तो अगर बांगर की बात करें तो यह क्या है, प्राचीन जलोढ़ मृदा
की संरचना है, मतलब इसका निर्माण बहुत पहले हो चुका है। ठीक है, तो खादर की अगर बात करें तो खादर में हम बोलेंगे तो मध्यवर्ती मैदान का सबसे पश्चिमी भाग, या ये जो पश्चिमी भाग है ये क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। क्या कहलाता है? बांगर। यह पुरानी जलोढ़ मृदा युक्त संरचना है, मतलब ये पूरा आपका जलोढ़ मृदा का ही क्षेत्र है। लेकिन जब बांगर की बात करेंगे तो ये क्या है? पुरानी। पुरानी क्यों बोल रहे हैं मैं बताऊंगा। और ये जो खादर की बात करेंगे, ये और ये दोनों क्या है? नहीं है। क्यों ऐसा है? तो यहाँ पर देखो मैं लिखा हूं क्या? इलाहाबाद, और यहाँ पर मैं लिखा हूं 100 मीटर का एरिया। 100 मीटर ऊंचाई लिखा हूं और नीचे क्या लिखा हूं मैं? देखो इलाहाबाद, है ना। तो इलाहाबाद से ऊपर वाला क्षेत्र, पश्चिम वाला क्षेत्र जिसकी औसत ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है, मतलब इलाहाबाद से आप इधर आओगे तो कानपुर, नोएडा, दिल्ली, फिर इधर आप और बढ़ोगे तो हरियाणा, पंजाब, ये वाला क्षेत्र पूरा ऐसे पश्चिम में जा रहे हैं तब ना। तो ये वाला पूरा जो क्षेत्र है ये बाढ़ मुक्त क्षेत्र है। किसका? बाढ़ मुक्त क्षेत्र है। तो इसका निर्माण पहले से ही हो चुका है इस मैदान का। जब यहाँ पास क्या होता था? सिंधु, सरस्वती, ये सब नदियां बहती थी, तो उनके द्वारा इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है इस बांगर संरचना का। ठीक है, समझ में आया। और ये बाढ़ मुक्त प्रदेश है, यहाँ बाढ़ वाढ़ नहीं आता, तो वर्तमान में इसका निर्माण नहीं हो रहा है। इसका निर्माण पहले से निक्षेपण से हो चुका है, इसलिए इसको पुरानी जलोढ़ मृदा युक्त संरचना बोला जा रहा है। जबकि अगर खादर की बात करें तो 100 मीटर से नीचे का जो एरिया होता है, भारत में जो 100 मीटर से नीचे का एरिया है वहां बाढ़ आता है। अगर भारत की बात करें तो हम लोग, तो भारत में जहां जहां आपका 100 मीटर से नीचे का एरिया है वो क्षेत्र क्या है? बाढ़ ग्रसित है। तो भारत में आप देखोगे तो मुख्य रूप से इलाहाबाद से इधर का क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वी यूपी, बिहार, है ना। आप हर साल देखो बिहार में बाढ़ आता है, पूर्वी और यूपी, इलाहाबाद से आप उधर जाओगे पूर्वी यूपी में, उधर भी बाढ़ आता है। तो ये क्या है? बाढ़ युक्त क्षेत्र है। अब बाढ़ युक्त क्षेत्र है, आप देखो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो असम का मैदान है, असम में भी हर साल बाढ़ आता है। तो बाढ़ आ रहा है मतलब क्या हो रहा है? प्रत्येक साल यहाँ बाढ़ आता है और एक नई परत ऊपर जमते जा रही है जलोढ़ मृदा की। जो अवसाद नदी बहाकर ला रहे हैं उसकी एक नई परत प्रत्येक वर्ष इसमें जमती जाती है। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? नवीन जलोढ़ मृदा युक्त क्षेत्र, इसको खादर को। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ष क्या आ रहा है? इस क्षेत्र में बाढ़ आ रहा है, और बाढ़ आने की वजह से क्या हो रहा है? प्रत्येक वर्ष यहाँ नई जलोढ़ मृदा का क्या हो रहा है? जमते जा रहा है, निक्षेपण होते जा रहा है। इसलिए नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र आपका क्या है? खादर है। जबकि बांगर आपका क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। अब बांगर की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? इसका विस्तार मध्यवर्ती मैदान के पश्चिमी भाग में है ना। और इसका निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा हुआ है? सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। ठीक, संरचनात्मक दृष्टि से इसको भी दो भाग में बांटा जाता है। एक क्या? पंजाब हरियाणा का मैदान और राजस्थान का मैदान। ठीक है, और दूसरा क्या? ऊपरी गंगा का मैदान। बांगर को ही ना, बांगर को ही बांट रहे हैं। ये दो पॉइंट बताएंगे। उसके बाद क्या बताएंगे? इसकी औसत ऊंचाई पूर्वी मैदान की या खादर की तुलना में अधिक है। कितनी है देख लो आप, 300 से आपका कितना है? 100 मीटर तक इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। और यह प्राय बाढ़ मुक्त प्रदेश है। और बाढ़ मुक्त प्रदेश होने के कारण ही ये आपका क्या है? हरित क्रांति का यहाँ पर सफल रूप से क्या हुआ है? पूर्ण हुआ है या सफल हुई है हरित क्रांति। आप हरित क्रांति हमने बताया इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा, नॉर्मन बोरलॉग, है ना। और भारत में क्या? स्वामीनाथन, है ना, बताए थे ना। तो हरित क्रांति जो सफल होने का भारत में कारण है, आप देखो ये जो क्षेत्र है पंजाब हरियाणा राजस्थान और ये वेस्टर्न यूपी, ये समृद्ध क्षेत्र है। अपेक्षाकृत आप देखोगे तो ये आप देखोगे बिहार और ईस्टर्न यूपी, ये क्या है? थोड़ा गरीब क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है। इसका कारण ही क्या है? ये बाढ़ युक्त क्षेत्र है ना। तो हरित क्रांति यहाँ सफल नहीं हो पाया। ये बाढ़ मुक्त क्षेत्र है तो हरित क्रांति पूर्ण रूप से सफल हुआ है। जो फायदा मिलना चाहिए किसानों को हरित क्रांति का लाभ, आधुनिक तकनीक से कृषि होने का, वो वास्तव में यहाँ कंप्लीट हुआ है। तो 4-5 पॉइंट में पहला क्या कि मध्यवर्ती भारत के पश्चिम में स्थित मैदानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मृदा युक्त, है ना, पुरानी जलोढ़ मृदा युक्त मैदान को क्या बोला जाता है? बांगर के नाम से जाना जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर से 100 मीटर है। ठीक है, इसका विस्तार पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान के मैदान एवं ऊपरी गंगा के मैदान के रूप में है।
ठीक है। ढाल को भी बता देंगे, पंजाब हरियाणा मैदान एवं राजस्थान का मैदान, इसका ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है, जबकि ऊपरी गंगा मैदान का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक, यह मुख्यतः बाढ़ मुक्त क्षेत्र है। यही कारण है कि यहाँ क्या हुआ, इस क्षेत्र में हरित क्रांति सफल हो गई है। बस पॉइंट में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक, दूसरी बार आएंगे तो क्या बोलेंगे, खादर संरचना, है ना। तो बांगर के जस्ट पूर्व में जो नवीन जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है ना, या मैदान है, इसको क्या बोला जाता है, खादर संरचना बोला जाता है। भारत में इसका विस्तार मुख्य रूप से निचली गंगा का मैदान एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में है। चूंकि प्रत्येक वर्ष यहाँ पर क्या आता है, बाढ़ आता है, इसलिए यहाँ पर हर एक वर्ष नए जलोढ़ मृदा क्या होती है, निक्षेप, नए जलोढ़ मृदा का निक्षेपण होता रहता है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, नवीन जलोढ़ मृदा का निक्षेपण हो रहा है, और इस निक्षेपण के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष नई मृदा यहाँ पर जमती जा रही है या उसका निर्माण हो रहा है। इसलिए हमने बोला है कि वर्तमान में इसका निर्माण हो रहा है करके। ठीक है, इसके बाद यह मुख्यतः क्या है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। अगर उर्वरता की तुलना में देखें तो ये बांगर की तुलना में ज्यादा उर्वर भूमि है। ऐसा नहीं है कि पंजाब हरियाणा जो किसान है उनकी भूमि ज्यादा उर्वर है, ऐसा नहीं है। इसकी तुलना में उर्वरता यहाँ ज्यादा है। ठीक है, लेकिन कारण क्या है, समस्या क्या है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, और बाढ़ ग्रस्त होने के कारण इस भूमि की उर्वरता का वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते, मजबूरी है ना। इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है और नवीन जलनकों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। चलो, ये आपका क्या हो गया, निचली गंगा का मैदान और खादर। ऊंचाई बता देंगे, इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत क्या है, ऊपरी गंगा मैदान की तुलना में कम है। औसत ऊंचाई क्या बोल देंगे, 100 से 75 मीटर, और इसकी औसत ऊंचाई क्या है, ब्रह्मपुत्र की 50 से 75 मीटर। ब्रह्मपुत्र मैदान का ढाल को याद रखिएगा हमेशा, है ना, क्योंकि देखिए इसका ढाल थोड़ा ये है ना। वास्तविक ढाल देखोगे तो क्या बोलोगे, पूर्व से पश्चिम, सिंपल सी भाषा में। और थोड़ा डीपली जाओगे तो क्या बोल देंगे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। झुका हुआ है ना, स्ट्रेट रहता तो हम बोलते क्या, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, डेल्टा। तो डेल्टा में क्या बोलेंगे, डेल्टा क्या है, तो जब ये नदियां अपने मुहाने पर जाती है, तो मुहाने में नदियां क्या होती है, मुहाना मीन्स क्या, जहां समुद्र में मिलने वाली होती है, जस्ट उससे थोड़ा सा पहले। ठीक है, तो जस्ट उससे थोड़ा सा पहले, जैसे कि खैर यहाँ पर तो नहीं दिखेगा, वहां पर डेल्टा नहीं दिखता। होता क्या है, जैसे सिंपल सी बात है, मुहाना वाला क्षेत्र में क्या, मान लो एक नदी आ रही है, ठीक है, तो ये नदी जब मुहाने में आती है तो ऐसे करके बट जाती है, इसकी धाराएं बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी धाराओं को क्या बोल दिया जाता है, और धाराएं में बढ़ जाती है, और यही पर क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण होता है मीन्स क्या, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, लाइन के बीच वाला क्षेत्र है ना, यही डेल्टा के रूप में होता है, और उसके बीच में क्या होती है, ये नदियों की धाराएं बहते बहते फाइनली जाकर ये मान लो समुद्र है, समुद्र में मिल जाती है। तो ये जो धाराओं अनेक पार्ट में बट रही है, और इसका जो बीच वाला एरिया है ना, इसी धाराओं के बीच वाले एरिया को क्या बोला जा रहा है, डेल्टा युक्त संरचना बोला जाता है, जो उर्वरता की दृष्टि से सबसे अधिक उर्वर होती है। हाँ, लेकिन परंतु क्या है, यहाँ पर हमेशा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहता है, इसलिए कृषि वगैरह कार्य नहीं हो पाता। तो डेल्टा किसको बोला जाता है, सबसे नदियों के मुहाने पर जब क्या होती है, नदियों की धाराएं, नदियां जो होती है अनेक धाराओं में बट जाती है ना। यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, इसका एक अलग अलग नाम है, मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ पर एक नाम दिया गया है, मतलब ये नीचे क्षेत्र को और ये डेल्टा जो ऊपर वाला क्षेत्र है, इसको एक अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, ये जो आपका क्षेत्र है ऊपर वाला, ठीक है, जहां डेल्टा का निर्माण हो रहा है, इसको बोल दिया जाता है चारा, और ये जो निचला क्षेत्र है इसको बोल दिया जाता है बिल। तो जो चारा क्षेत्र होता है ये मानव अधिवास वाला क्षेत्र होता है, मीन्स क्या, यहाँ मानव बसते हैं डेल्टा के क्षेत्र पे। मतलब जो ऊपर हुआ पार्ट है, देखो नदियां ऐसे करके आई है और अनेक धाराओं में ऐसे विभाजित हो गई, 5 धाराओं में। ठीक है, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है
है ना, ये उंगली मेरी धारा है समझो, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है ना, ये ऊपर क्षेत्र है। तो इसी क्षेत्र को क्या बोला जा रहा है? चारा बोला जा रहा है, जहां मानव अधिवास होता है। और बाकी बीच में क्या हो रहा है? ये गहराई का क्षेत्र है, जहां पर नदियों की धाराएं बहते बहते जाके समुद्र में मिल रही है। तो ये आपका फाइनली क्या है? मध्यवर्ती मैदान की संरचना है। क्लियर हुआ? इसी को आपको प्रत्येक को ना भावर के बारे में 2-3 लाइन मतलब आपको जान के रखना है कि है क्या आप समझ चुके हो तो आप खुद लिख लोगे इसको। डायग्राम को आप 10 बार बनाओ, 10 बार बनाए डायग्राम, फिर आपके दिमाग में बैठ गया, फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। जियोग्राफी में क्या होता है मेनली मैं बता रहा हूँ। आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, पढ़ने का तरीका अगर जियोग्राफी का आपको जानना है तो आप किसी भी डायग्राम को 10 बार बना लो। 10 बार बना लिए, 11वें बाद आप खुद फिर बिना डायग्राम देखे आप खुद बोलते जाओगे ऐसा 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 है करके। यही आपका जियोग्राफी का पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, चलो लिख लीजिए थोड़ा थोड़ा इसको। लिखिएगा, संरचना है ना, मध्य भारत की संरचना करके। लिखिएगा, लिखिएगा, संरचना तथा उच्चावच की दृष्टि से, संरचना तथा उच्चावच की दृष्टि से मध्य भारत के मैदान को, मध्य भारत के मैदान को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? संरचना एवं उच्चावच की दृष्टि से मध्य भारत के मैदान को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया जाता है। जिसमें, उसी में लिखना, जिसमें भावर, तराई, बांगर, खादर एवं डेल्टा शामिल है। जिसमें भावर, तराई, बांगर, खादर एवं डेल्टा शामिल है। एवं डेल्टा शामिल है। ठीक, ठीक है, डेल्टा शामिल है। लिखिएगा, आगे लिखिएगा या पैरा चेंज करके लिखिए, पैरा चेंज करके लिखिएगा। रहने के लिए तो ये संपूर्ण प्रदेश, रहने के लिए यह संपूर्ण प्रदेश, रहने के लिए यह संपूर्ण प्रदेश जलोढ़ मृदा युक्त प्रदेश है। जलोढ़ मृदा युक्त प्रदेश है। जलोढ़ मृदा युक्त प्रदेश है। परंतु 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 प्राकृतिक रूप से, परंतु प्राकृतिक रूप से प्रत्येक संरचना में, प्रत्येक संरचना में कुछ असमानताएं मौजूद है। परंतु प्राकृतिक रूप से प्रत्येक संरचना में कुछ असमानताएं मौजूद है। ठीक है, अब पूर्ण विराम कर दो और नीचे में लिखो खादर। या आप इसी को ना, खादर को एक पैराग्राफ में, बांगर को एक पैराग्राफ में, ऐसे पैराग्राफ वाइज भी बना सकते हो, लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ठीक है, अब सबसे पहले क्या रहा है आपका? भावर, है ना, तो भावर को लिखो। अब भावर नीचे में लिख लो, भावर सब हेडिंग थोड़ा सा भावर करके डैश करके लिखना है ना। भावर, है ना, लिखिएगा। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक हिमालय के दक्षिण, दक्षिण में, दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इतना लिख के रुकिएगा, है ना। हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर एक सक्रिय पेटी के रूप में, एक सक्रिय पेटी के रूप में कंकड़ पत्थर युक्त संरचना है।
एक सक्रिय पेटी के रूप में कंकड़ पत्थर युक्त संरचना है। ठीक है, कंकड़ पत्थर युक्त क्यों है समझा चुका हूं मैं, है ना। नदियां ऊपर से आ रही हैं तो सबसे पहले उसके साथ अवसाद जो आ रहा है वो तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन कंकड़ पत्थर जो है वो यहीं पर रुक जाता है। तो आप जैसे आप हिमालय की तरफ जाओगे ना तो आपको देखना स्टार्टिंग में आपको यही मिलेगा, नदियों में जाओगे तो स्टार्टिंग वाला जो ही रहेगा पार्ट, मतलब जहां से ऊंचा चढ़ना चालू करोगे वहां पर आपको सबसे पहले यही मिलेगा। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, हिमालय में बढ़ते जाओगे आगे। तो मैं क्या बोला, कंकड़ पत्थर युक्त संरचना है। ठीक है, यहाँ पर हिमालय से आने वाली, लिखिएगा, यहाँ पर हिमालय से आने वाली छोटी नदियां, यहाँ पर हिमालय से आने वाली छोटी नदियां, यहाँ पर हिमालय से आने वाली छोटी नदियों का पानी, छोटी नदियों का पानी इस कंकड़ पत्थर युक्त संरचना के नीचे चले जाता है। इस कंकड़ पत्थर युक्त संरचना के नीचे प्रवाहित होता है, जिसे आंतरिक या आंतरिक प्रवाह कहते हैं। है ना, जो बड़े नदियां हैं जैसे गंगा यमुना है इनका नहीं, है ना, छोटी छोटी नदियां हैं इनका पानी ऐसा होता है। ठीक है, जिसे आंतरिक या आंतरिक प्रवाह कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखिए, इसमें एक्स्ट्रा बात नहीं लिखेंगे। नीचे लिखिएगा क्या, तराई का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र। ठीक है, लिखिएगा तराई में लिखिएगा, भावर के दक्षिण में उसके समानांतर, भावर के दक्षिण में उसके समानांतर, भावर के दक्षिण में उसके समानांतर एक सक्रिय पेटी के रूप में तराई का क्षेत्र स्थित है। एक सक्रिय पेटी के रूप में तराई का क्षेत्र स्थित है, तराई का क्षेत्र स्थित है ना, भावर के दक्षिण में और उसके समानांतर है। ठीक है, दक्षिण में एक सक्रिय के पेटी के रूप में तराई का क्षेत्र स्थित है। ठीक, यह मुख्यतः दलदली क्षेत्र है, यह मुख्यतः दलदली क्षेत्र है, जिसका निर्माण, जिसका निर्माण जिसका निर्माण नदियों के पानी का सतह में अचानक से आने, जिसका निर्माण नदियों के पानी का सतह में अचानक से आने और फैलकर जम जाने के कारण हुआ है। यह मुख्यतः दलदली क्षेत्र है, जिसका निर्माण नदियों के पानी का अचानक से सतह पर आने और फैलकर जम जाने के कारण हुआ है। ठीक है, मैं बताया हूं भावर में क्या हो रहा है, नीचे में जा रहा है और फिर जैसी मृदा युक्त संरचना आ रही है तो वहां पर से ऊपर निकलकर फैलकर जम जा रहा है। इससे क्या हुआ है, इस दलदली क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे लिखिएगा, भारत में मुख्य रूप से यह, भारत में मुख्य रूप से बिहार, बिहार में यह क्षेत्र स्थित है। अब बिहार के साथ नेपाल का बॉर्डर भी शेयर होता है ना, तो मुख्यतः नेपाल और बिहार के बॉर्डर में ही पाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से स्थित है। ठीक है, लिखिएगा, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जूट की कृषि की जाती है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जूट, है ना, जूट की कृषि की जाती है। साथ में सरकार चावल की कृषि को भी बढ़ावा दे रही है। साथ में सरकार चावल की कृषि को भी बढ़ावा दे रही है। अब क्या लिखेंगे, बांगर, है ना, बांगर का क्षेत्र है ना, लिखिएगा अब बांगर करके। लिखिएगा, मध्यवर्ती मैदान के,
मध्यवर्ती मैदान के पश्चिम भाग में स्थित, मध्यवर्ती मैदान के पश्चिम भाग में स्थित पुरानी जलोढ़ मृदा युक्त मैदान को, पुरानी जलोढ़ मृदा युक्त मैदान को, पुरानी जलोढ़ मृदा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मृदा युक्त मैदान को बांगर संरचना के नाम से जाना जाता है। बांगर संरचना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जिसका विस्तार जिसका विस्तार जिसका विस्तार पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, कौमा राजस्थान का मैदान एवं ऊपरी गंगा के मैदान के रूप में है। जिसका विस्तार पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान एवं ऊपरी गंगा के मैदान के रूप में है। ठीक है। इसमें आगे करके लिखना, इसमें पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान मैदान का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा, सिंधु अपवाह तंत्र से, ऐसा लिखिएगा। इसमें पंजाब हरियाणा तथा राजस्थान मैदान का निर्माण सिंधु अपवाह तंत्र से, जबकि ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा के मैदान का निर्माण गंगा यमुना अपवाह तंत्र से हुआ है। अपवाह तंत्र पढ़ेंगे अभी, है ना, आएगा उसका भी समझ आ। जबकि ऊपरी गंगा के मैदान का निर्माण गंगा यमुना अपवाह तंत्र से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, है ना। इसकी औसत ऊंचाई 100 से 300 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 100 से 300 मीटर है, जिसके कारण इसकी औसत ऊंचाई 100 से 300 मीटर है, जिसके कारण यह बाढ़ मुक्त क्षेत्र है। जिसके कारण यह बाढ़ मुक्त क्षेत्र है। जिसके कारण यह बाढ़ मुक्त क्षेत्र है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में हरित क्रांति को सफलता मिली है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में हरित क्रांति को सफलता मिली है। क्षेत्रीय दृष्टि से अगर देखें तो ये भी लिख लो, क्षेत्रीय दृष्टि से देखें तो पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में इलाहाबाद तक इसका विस्तार है। क्षेत्रीय दृष्टि से देखें तो पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में इलाहाबाद तक इसका विस्तार माना जाता है, या है करके। चलिए नेक्स्ट क्या आपका, खादर। अब खादर में क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखिएगा, खादर में लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा, मध्यवर्ती मैदान के मध्य में स्थित, मध्यवर्ती मैदान के मध्य अथवा पूर्व में स्थित, ऐसा लिखना, मध्यवर्ती मैदान के मध्य अथवा पूर्व में स्थित
मध्यवर्ती मैदान के मध्य अथवा पूर्व में स्थित नवीन जलोढ़ मृदा युक्त संरचना को मध्यवर्ती मैदान के मध्य अथवा पूर्व में स्थित, ये वाला इसमें हम बोले हैं क्षेत्रीय दृष्टि से पंजाब से लेकर इलाहाबाद तक इसका विस्तार है। यदि क्षेत्रीय दृष्टि से देखें तो पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में इलाहाबाद तक इसका विस्तार है। ठीक है, हमने क्या बोला, मध्यवर्ती मैदान के मध्य एवं पूर्व भाग में स्थित यह नवीन जलोढ़ मृदा युक्त संरचना है। यह नवीन जलोढ़ मृदा युक्त संरचना है जिसमें निचली गंगा का मैदान एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान शामिल है। जिसमें निचली गंगा का मैदान एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान शामिल है। ठीक है, आगे लिखेंगे, इसकी औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम है। इसकी औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम है। इसकी औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम है, जिसके कारण यह क्षेत्र इसकी औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम है, जिसके कारण यह क्षेत्र प्रायः बाढ़ ग्रसित रहता है। प्रायः बाढ़ ग्रसित रहता है। ठीक है, आगे लिखिएगा, प्रत्येक वर्ष इस क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण प्रत्येक वर्ष इस क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण प्रत्येक वर्ष इस क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण यहाँ नवीन जलोढ़ मृदा का निक्षेपण होता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ बाढ़ आने के कारण यहाँ नवीन जलोढ़ मृदा का निक्षेपण होता है। अतः 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 बांगर की तुलना में यहाँ की मृदा अधिक उर्वर है। अतः बांगर की तुलना में यहाँ की मृदा अधिक उर्वर है ना, अधिक उर्वर है। इसके बावजूद बाढ़ ग्रसित क्षेत्र होने के कारण यहाँ हरित क्रांति सफल नहीं हो पाया। इसके बावजूद बाढ़ ग्रसित क्षेत्र होने के कारण यह हरित क्रांति सफल नहीं हो पाया। ठीक है, अब लिखिएगा क्या, नेक्स्ट डेल्टा। लिखिएगा, डेल्टा में लिखिए अब, है ना, नदियां अपने मुहाने पर है ना, मुहाना मीन्स क्या, जहां वो समुद्र में शामिल होने वाली है, जस्ट उससे पहले का एरिया जो रहता है ना। तो नदियां अपने मुहाने पर अपने साथ लाई गए अवसादों का निक्षेपण करते हुए, निक्षेपण मीन्स या निक्षेप मीन्स जमाना है ना, जो भी ला रहे हो उसको। तो नदियां अपने मुहाने पर अपने साथ लाई गए अवसादों का निक्षेपण करते हुए अनेक धाराओं में बट जाती है। अनेक धाराओं में बटते हुए, ऐसा लिखिएगा, अनेक धाराओं में बटते हुए। नदियां अपने मुहाने पर अपने साथ लाए गए अवसादों का निक्षेपण करते हुए अनेक धाराओं में बट जाती है, या अनेक धाराओं में, हाँ ठीक है, बट जाती है लिखो, करते हुए 2 बार रिपीट होगा अन्यथा। अनेक धाराओं में
बट जाती है और डेल्टाई संरचना का निर्माण करती है। और डेल्टाई संरचना का निर्माण करती है। डेल्टाई संरचना का निर्माण करती है। ठीक है, डेल्टा संरचना का क्या करती है? निर्माण करती है। इस डेल्टा संरचना में ऊंचे उठे हुए भाग को जहां मानव अधिवास होता है, इस डेल्टाई संरचना में ऊंचे उठे हुए भाग को जहां मानव अधिवास है ना, अधिवास में निवास होता है, जहां मानव अधिवास होता है, उसे चारा तथा नीचे भाग को बिल कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा। भारत में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के क्षेत्रों में भारत में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के क्षेत्रों में डेल्टाई संरचना का निर्माण हुआ है। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया आपका